ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजय की बहन सनाया को नेहा पहले से जानती थी। वो हमेशा से ही ऐसा कड़वा बोलती थी, लेकिन 5 साल पहले उस हादसे के बाद सनाया ने नेहा को पूरी तरह से विलेन समझ लिया था। अपने भाई के साथ हुए धोखे का जिम्मेदार नेहा को मानकर इतने सालों से वो नेहा से सिर्फ और सिर्फ नफरत करती आई थी। और आज उस नफरत के चलते वो न सिर्फ नेहा बल्कि पीहू को भी अपना निशाना बनाना चाहती थी। उसे बार बार नाजायज बोलकर उसने सभी पेरेंट्स के सामने ये साबित कर दिया था कि उसके डैड का कुछ पता नहीं है। और अब अपने बेटे को इस बुरी संगत से बचाने का बहाना लेकर वो पीहू को स्कूल से निकलवाना भी चाहती थी। मुझे नहीं पढ़ाना अपने बेटे को ऐसी बच्ची के साथ जिसकी माँ इतनी कैरेक्टरलेस हो, सनाया ने नेहा को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़े कुछ पेरेंट्स भी उसके सपोर्ट में आगे आ गए और एक साथ कहने लगे, हाँ ये सही कह रही हैं। हम ऐसे लोगों के आसपास भी अपने बच्चे को नहीं भटकने देंगे। बेटर यही होगा कि इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए। हाँ और क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को तो अपने बच्चों की ही चिंता रहेगी। ना जाने वो इस बच्ची से दोस्ती करके क्या क्या सीख जाएं। इस तरह की खुसर फुसुर जब चारों तरफ बढ़ने लगी तो पीहू घबरा गई। भले ही उसे कारण समझ नहीं आया था, लेकिन वो इतने अच्छे से समझ गई थी कि उसे इस स्कूल से निकालने की बात हो रही थी। उसने घबराते हुए नेहा का हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, बड़ी। अपनी बेटी को इतना घबराया हुआ देखकर नेहा का दिल बैठा जा रहा था। वो अकेली थी और सामने पूरी भीड़ थी। बड़ी हिम्मत जुटा के वो लड़ने की कोशिश भी कर रही थी, तो कई बार इतने लोगों को अपने अगेंस्ट देखकर उसकी हिम्मत टूट जा रही थी। लेकिन अपनी बेटी पीहू को वो इस डर में नहीं देख सकती थी। उसने पीहू का हाथ दुगुनी ताकत से पकड़ा और अपने सामने खड़ी सभी लोगों को घूरते हुए जोर से कहा, मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटी को यहाँ से निकलवाएगा। इसके तुरंत बाद ये मामला डीन तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने सनाया और नेहा दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। जब पूरी बात डीन के सामने आई तो उन्होंने एक एक पहलू पर ध्यान से गौर किया और उन दोनों से कई सवाल किए। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सनाया हर बार नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी थी। सर, इस लेडी की प्राइवेट लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका कैरेक्टर एक अच्छी सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। हो न हो इसकी बच्ची पीहू भी कुछ दिनों के बाद ऐसी ही हो जाएगी और उसके साथ हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग शरीफ घर के लोग हैं। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे ऐसे बच्चों के साथ खेले जिनके घर का माहौल ऐसा हो। इसलिए मैं आपसे मदद चाहती हूँ। अब आप ही बताइए कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सनाया डीन के सामने भोली बनकर खुद को इनोसेंट और नेहा को कैरेक्टरलेस साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहा को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सनाया उसे बदनाम करने के लिए इतने तरह तरह के झूठ बोल चुकी थी कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे भरोसा था एजुकेशन सिस्टम और उसे चला रहे सेंसिबल लोगों पर, इसलिए वो चुपचाप कॉन्फिडेंटली डीन के सारे सवालों का जवाब दे रही थी। जब डीन ने दोनों पक्षों की बातें सुनी तो उन्हें भी समझ आ गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये पूरा ड्रामा कर रहा है। उसे मन ही मन में नेहा के लिए बहुत बड़ा बुरा फील हो रहा था। एक समझदार इंसान होने के कारण वो अच्छे से समझ पा रहे थे कि नेहा पर क्या गुजर रही थी। सनाया के उनको भड़काने की लगातार कोशिशों को उन्होंने वहीं के वहीं रोकते हुए कहा, एनफ, मैंने पूरा मामला सुन भी लिया है और समझ भी लिया है। पीहू को स्कूल से निकालना इज इम्पॉसिबल। मिस नेहा पूरे प्रोसेस के साथ स्कूल में आई है, जैसे हर बच्चे का एडमिशन होता है।
वैसे ही पीहू का भी हुआ है और उसे यहाँ से निकालने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है। सो प्लीज स्टॉप दिस आर्गुमेंट नाउ। उनका फैसला सुनकर जहां नेहा के दिल में सुकून था, वहीं ये सनाया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी कोशिशों के बाद भी डीन बड़ी आसानी से नेहा के फेवर में अपना फैसला सुना देंगे। सर, आपको पता नहीं है शायद मैं कौन हूँ? खुराना फैमिली की बेटी हूँ मैं। मेरी बात न मानकर आप गलती कर रहे हैं। सनाया ने इस बार अपनी पहचान का सोर्स लगाते हुए डीन को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इतने बड़े स्कूल का डीन कोई बिकाऊ आदमी नहीं था। उनके लिए सबकी शिक्षा एक बराबर थी और उसे ध्यान में रखते हुए वो किसी की भी प्राइवेट लाइफ की वजह से बच्चों की एजुकेशन पर असर नहीं पड़ने दे सकते थे। माई डिसीजन इज फाइनल मिसेज सनाया। पीहू को इस स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है, वो यहीं पढ़ेगी। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप डिसाइड कर लीजिए कैसे मैनेज करना है, डीन ने सख्त आवाज में सनाया से कहा। क्या मतलब है आपका? आई होप यू नो व्हाट यू आर सेइंग, सनाया ने गुस्से में कहा। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद खुद की ऐसी इंसल्ट होते हुए देखकर उससे सहा नहीं जा रहा था। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर मिसेज सनाया। पीहू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इल्स यू डिसाइड नाउ। एक्सक्यूज मी, मेरे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं डिस्कस करने के लिए, डीन ने सनाया से कहा और वहां से चले गए। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद नेहा से रहा नहीं गया और उसे सनाया की इस हालत पर हंसी आ गई। उसकी ये हंसी सनाया के गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीन ने उसकी बात कैसे काट दी थी। उसे लग रहा था कि नेहा के ऊपर जरूर किसी ऐसे शख्स का हाथ है जिसके कारण डीन भी उसके अगेंस्ट नहीं जा पाए। उसके इस गुस्से को कनिका अच्छे से समझ रही थी। नेहा को ताना मारने के लिए उसे सच जानने की जरूरत नहीं थी। उसने फिर से नेहा के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए डीन के फैसले का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराते हुए कहा, तो इस बार बड़ा लंबा हाथ मारा है तुमने। अच्छा कस्टमर मिला है तुम्हें, है ना? मैंने सुना है कि तुम और डीन। कनिका ने जानबूझकर आधी बात कही क्योंकि उसकी टोन से सबको समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। आसपास के लोगों ने कनिका की बात का सीधा सा यही मतलब निकाला कि नेहा और डीन का आपस में कोई संबंध है, जिसके चलते डीन के उसके फेवर में अपना फैसला सुनाया था। इस गलतफहमी के चलते लोग अब नेहा को और गंदी नजरों से देखने लगे थे। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि नेहा अब आदित्य सिंघानिया की वाइफ थी। उन सबको तो यही लग रहा था कि नेहा को एक अच्छा कस्टमर मिल गया था। अपनी बहन कनिका से नेहा को अब वैसे भी कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उसकी इस बात को सुनकर उसे जरा भी अजीब नहीं लग रहा था। कनिका, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैं जो भी कर रही हूँ खुद के दम पर कर रही हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह मैंने अपनी बहन का मंगेतर तो नहीं चुराया है। इस बार नेहा ने कनिका को आईने में उसका ही सच दिखा दिया था। सब कुछ जानते हुए भी नेहा ने आज तक इस बात को अपने मुंह से कहा नहीं था, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाई थी। उसकी बात सुनते ही कनिका एकदम से पैनिक हो गई और उसकी घबराहट देखकर सनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। हाउ डेयर यू! इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कनिका पर इल्जाम लगा रही हो। तुमने उस रात मेरे भी भाई को धोखा दिया था, हम सबकी बदनामी करवाई, और कनिका जिसने सब कुछ संभाला तुम उसे ये सब कह रही हो। एक पता नहीं किस किस के साथ रंगरेलिया मना के आई हो, साथ में इस बच्ची को भी लेकर आई और अब मुंह उठाकर बहस भी कर रही हो। सेमलेस, तुम में थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? उसने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि नेहा ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इतनी देर से वो उन लोगों की बदसलूकी सह रही थी, लेकिन अब और नहीं। हाउ डेयर यू!
तुमने मुझे थप्पड़ मारा? यस, और थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। खुराना फैमिली ने तो तुम्हें कोई तमीज सिखाई नहीं है, इसलिए ऐसी बदतमीज हो गई हो। नेहा ने उसे घूरते हुए देखकर कहा। यू, आई विल किल यू, सनाया ने तुरंत नेहा के थप्पड़ के जवाब में कहा। इतने बड़े घर की बेटी होने के नाते वो इतने नाजों से पली थी कि किसी ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज उसे सबके सामने थप्पड़ पड़ रहा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुस्से के कारण उसकी सांस फूल रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने नेहा से बदला लेने के लिए जैसे ही उस पर अपने दोनों हाथों से अटैक करना चाहा, नेहा ने पीहू का हाथ छोड़कर दोनों हाथों से अपना बचाव करने के लिए सनाया के हाथों को पकड़ लिया। कुछ पल के लिए सनाया ने अपना पूरा जोर नेहा को मारने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो नेहा को हिला भी नहीं पाई थी। अगले ही पल नेहा ने उसके दोनों हाथों को मरोड़कर उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया, जिसके कारण सनाया दूर जमीन पर जा गिरी। आ! वो गिरते ही जोर से चिल्लाई। सनाया, तुम ठीक हो क्या? कनिका ने भागते हुए उसे संभाल कर कहा। नेहा का ये तरीका और इतनी ताकत देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। उन्हें सिर्फ एक छोटी सी बच्ची की मां दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब मुंबई में नेहा अकेले पीहू के साथ रहती थी तो अपनी और अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए उसने कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रिक्स सीख लिए थे। भले ही वो ज्यादा लंबी नहीं चली थी, लेकिन ऐसे छोटे मोटे अटैक्स से खुद को डिफेंड करना नेहा को अच्छे से आता था। अपनी बड़ी को इस तरह से सनाया को गिराते देख पीहू ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। बड़े आए बड़ी से पंगा लेने वाले, आया ना मजा? उसने ताली बजाती हुई कनिका और सनाया दोनों को मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया। वहां खड़े सभी लोग नेहा की ये ताकत देखकर दंग रह गए थे। कुछ लोग जो सनाया की तरफ से बोल रहे थे, अब उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नेहा को रोक सके। नेहा अब इस मामले को और नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उसने पीहू का हाथ पकड़ा और पलटकर वहां से जाना शुरू कर दिया। वो थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से कनिका की जोर की आवाज आई। कुछ दिन के बाद दादी का बर्थडे है, आना मत भूलना। दादी का नाम सुनकर नेहा के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या दादी का बर्थडे? ये अचानक से कनिका ये बात क्यों कर रही है? कनिका की अपनी कोई दादी नहीं थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो नेहा की ही दादी की बात कर रही थी। लेकिन वो तो हरिद्वार में है, तो उनके बर्थडे से कनिका का क्या लेना देना? ये नेहा को दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा था। न चाहते हुए भी उसने पलट के सवालिया चेहरे के साथ कनिका को देखा और कहा, मतलब दादी तो यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब? दादी का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर जो फिक्र थी उसे देखकर कनिका समझ गई थी कि निशाना बिल्कुल ठीक लगा था। हाँ, वो हरिद्वार में थी, पता है हमें, पर हम लोगों को लगा कि इस उम्र में उन्हें परिवार से दूर क्यों रहना। अब तुम ही बताओ, ऐसे उम्र में अपना परिवार ही आपका सहारा होता है ना। बस यही सोचकर हम लोग उन्हें वापस घर ले आए। अब आप तो है नहीं, तो हमें ही उनका ख्याल रखना है ना, कनिका ने मुस्कुराते हुए बताया। वो भले ही बड़ी इज्जत से दादी के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहा को इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा उसका कोई न कोई घटिया मकसद नजर आ रहा था। वो जानती थी कनिका बिना मतलब के तो संजय के बारे में भी ना सोचे, तो दादी तो दूर की बात है। कनिका नेहा को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और आज उसका साथ देने के लिए सनाया भी मौजूद थी। उन दोनों ने अपनी नफरत के चलते पीहू को निकलवाने के लिए दिन तक गुहार लगा दी थी, लेकिन अंत में वो नाकामयाब ही रहे। लेकिन अब दादी का नाम लेकर कनिका ने एक बार फिर से नेहा के कदमों को रोक दिया था। नेहा कनिका की सारी नॉनसेंस इग्नोर कर सकती थी, लेकिन दादी से जुड़ी छोटी से छोटी बात उसके लिए बड़ी मायने रखती थी। सच सच बताओ, दादी कहाँ है? वो यहाँ कब आई? उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया।
नेहा ने अपने कदम वापस लेते हुए कनिका के पास जाकर बड़ी चिंता से पूछा, अरे अरे, वो यही है हम लोगों के साथ। हमें अच्छा थोड़ी लग रहा था वो हम लोगों के होते हुए अपने दोस्तों के साथ रहे। कनिका ने बड़ी चालाक मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साफ शब्दों का मतलब बिल्कुल भी साफ नहीं था। नेहा को आभास हो गया था कि कनिका के मन में जरूर कुछ न कुछ पक रहा था। उसने उसके करीब आकर उसे गुस्से से देखकर कहा, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। उन्हें हाथ लगाने का सोचना भी मत तुम लोग। डू यू अंडरस्टैंड? नेहा की ये फिक्र और उसका गुस्सा देखकर कनिका और सनाया को खुशी मिल रही थी। इतनी देर से वो उसे उकसाने की ही तो कोशिश कर रहे थे। दीदी जरा शांत हो जाओ, तुम तो फिर से लड़ाई पर उतर आई। दादी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो उन्होंने तुम तक के उनके बर्थडे इनविटेशन पहुंचाने के लिए कहा है, कनिका ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो? उसने कहते हुए खुद को रोक लिया। उसके होठों की बनावट देखकर साफ समझ आ रहा था जैसे वो बहुत कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके बिना कुछ बोले ही नेहा उसका मतलब समझ गई थी। हाउ डेयर यू? नेहा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसने अपने हाथों को उठाया और कनिका का कॉलर ऐंठते हुए कहा, तुम लोगों को किसी को भी कोई इज्जत नहीं है ना? अरे कम से कम दादी को तो अपने घिनौने खेल से दूर रखो। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, किसी से तो डरो। इतना कहते ही उसने कनिका को छोड़ते हुए जोर से पीछे की ओर धक्का मारा। नेहा की आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था कि वो दादी को लेकर कितनी डरी हुई थी। अपना सब कुछ खोने के बाद पीहू से भी पहले एक दादी ही थी जो उनकी अपनी थी, उसका परिवार थी। उसके साथ कुछ भी गलत होने की कल्पना भी नेहा के अंदर तक झंझोड़ देती थी। इतना कहते ही कनिका को छोड़ते हुए जोर से पीछे की ओर धक्का मारा। उसने अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में समेटकर कनिका से कहा, कनिका अगर दादी को कुछ भी हुआ ना तो तुम लोग देखना। वो जानती थी कि भले ही दादी अभी ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और अगर उन्हें इसमें दादी का सहारा लेना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा ना, दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कब तक ठीक रहेंगी ये सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। बाकी तुम कुछ समझ जाओ। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। कनिका ने हंसते हुए नेहा को इशारा कर दिया था कि अगर वो दादी के बर्थडे पर नहीं आई तो उसके बाद दादी की खैरियत की जिम्मेदार सिर्फ वो होंगी। डोंट यू डेयर, नेहा ने कनिका को घुरते हुए कहा और पीहू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अपनी दादी को लेकर ये घबराहट और फिक्र देखकर कनिका का दिल में खुश हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है दीदी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत पाओगी? अरे जिस खेल में तुम अभी अभी उतरी हो उसे मैंने सालों से खेला है। यहाँ नेहा पीहू के साथ घर निकल तो गई थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी कनिका की बातों में उलझा हुआ था। उसने कैब में बैठते ही सबसे पहले दादी का फोन ट्राई किया, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। रह रहकर उसे यही चिंता सता रही थी कि उसकी वजह से कहीं उसकी फैमिली दादी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक वही थी उसकी लाइफ में जो हर मोड़ पर हर एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़ी रही थी। लेकिन अगर आज उसकी वजह से उन पर कोई खतरा पैदा हो गया तो इससे बड़ी हार उसकी नहीं हो सकती थी। इन तमाम ख्यालों के बीच नेहा की आंख कब भर आई उसे पता भी नहीं चला। पीहू इस सिचुएशन को अच्छे से तो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उसकी बड़ी ग्रांड दादी को लेकर भारी चिंता में है। बड़ी ग्रांड दादी ठीक तो होंगी ना? पीहू ने पूछा। उसकी आवाज में दादी के लिए इतनी चिंता सुनकर नेहा ने एक गहरी सांस ली और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े विश्वास के साथ कहा, फिक्र मत करो पीहू, हमारी दादी बिल्कुल ठीक होंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो आपकी बड़ी किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। वो अच्छे से जानती थी कि दादी की चिंता के लिए वो अकेली नहीं थी। पीहू भी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और उनकी सेफ्टी की टेंशन अब उस छोटी सी बच्ची को भी होने लगी थी। पीहू ने नेहा की बात सुनकर सर तो ऐसे हिला दिया जैसे उसे सब समझ आ रहा हो, लेकिन असल में तो वो इस सिचुएशन की गहराई समझने के लिए बहुत छोटी थी। उसकी बड़ी के शब्दों ने उसे राहत जरूर पहुंचाई थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी ग्रैंड दादी की बड़ी फिक्र हो रही थी। वो पूछना तो कई सवाल चाहती थी, लेकिन नेहा की हालत देखकर उसने खुद को शांत कर लिया। उसे इतनी तो समझ चुकी थी कि इस वक्त नेहा का सहारा बनने के लिए है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे, मरियम भागती हुई दरवाजे तक उनके पास आई और घबराई हुई आवाज में पूछने लग गई, माय चाइल्ड, सब ठीक तो है ना? आर यू ऑल राइट? उन्होंने ये पूछते हुए नेहा और पीहू को हर तरफ से देखना शुरू कर दिया कि कहीं उन्हें कोई खरोच तो नहीं आई है। नेहा उनकी फिक्र देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पता चला कि वो दोनों मुसीबत में थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी जल्दी स्कूल कैंपस से बाहर तक फैल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि स्कूल वालों ने मरियम को फोन करके सब कुछ बता दिया था। मैं पीहू बेबी को रोज लेने जाती हूँ ना, इसलिए वहाँ के क्लर्क मुझे जानते हैं। आप लोगों के डीन के साथ बात हुई, उसके बाद उनका फोन मुझे आया था। सॉरी बोल रहे थे वो लोग और कह रहे थे कि आपको भी कन्वे कर दें कि पीहू बेबी को स्कूल में कोई दिक्कत नहीं होगी। मरियम ने बड़ी चिंता के साथ बताया। ये सुनकर नेहा क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे तो हर पल सिर्फ और सिर्फ दादी की चिंता सता रही थी। उसे इसके अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ज्यादा समझ आ रहा था। बड़े ही कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसने उतरा हुआ चेहरा लेकर मरियम को जवाब दिया, हम ठीक हैं मरियम आंटी, आप फिक्र मत करिए। इतना कहने के बाद नेहा पीहू को वहीं मरियम के पास खड़ा करके खुद कमरे में चली गई। पीहू ने नेहा के जाते ही मरियम को कस के कमर से पकड़ लिया था। उस बच्चे की घबराहट मरियम को अच्छे से महसूस हो रही थी। एक तरफ नेहा अपने कमरे में जा रही थी और दूसरी तरफ पीहू जैसी चहकती हुई बच्ची चुपचाप उससे लिपटी हुई थी। ये नजारा देखकर ही मरियम को अंदाजा हो गया था कि उन लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। नेहा जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की को इस तरह निराश होता देख मरियम को और ज्यादा घबराहट हो रही थी। यहाँ कनिका और सनाया स्कूल से निकलकर खुराना हाउस जा रहे थे। जिस तरह से नेहा ने सनाया का हाथ घुमाकर उसे जमीन पर पटका था, वो सीन उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था। पूरे रास्ते सनाया की आंखें गुस्से से लाल थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोगों के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती हो गई थी। कनिका ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सनाया का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कनिका को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था कि कहीं इस हादसे की वजह से उसके और संजय के रिश्ते में दूरी ना आ जाए। आखिरकार सनाया खुराना फैमिली की लाडली और इकलौती बेटी थी। घर पहुंचकर जैसे ही कनिका और सनाया अंदर आए, वहां हॉल में ही संजय के डैड मिस्टर ऋषि खुराना खड़े थे। उनकी नजर जैसे ही अपनी बेटी सनाया पर पड़ी, उनके हाथ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सनाया, मिस्टर खुराना ने अपनी बेटी की तरफ दौड़कर आते हुए कहा। बिखरे बाल, लाल हाथ और आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को उन्होंने आज तक नहीं देखा। उसे इतने नाजों से पाला था कि उसके जिद करने से पहले ही सब कुछ हाजिर हो जाया करता था, लेकिन आज अपनी फूलों से नाजुक बेटी को इस हाल में देखकर मिस्टर खुराना के होश उड़ गए थे। डैड, सनाया ने रोते हुए मिस्टर खुराना को गले लगा लिया और जोर जोर से सिसक कर रोना शुरू कर दिया। कनिका पीछे खड़े होकर इस पूरे नजारे को देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं नेहा की हरकतों का भुगतान उसे न करना पड़ जाए। क्या हुआ तुम्हें? What happened? मिस्टर खुराना ने सनाया के आंसुओं को पोंछकर बड़बड़ाते हुए कहा।
वो बार बार कनिका की ओर देख रहे थे क्योंकि सनाया उसी के साथ घर में आई थी। डैड, उस लड़की ने, नेहा ने मुझे, सनाया ने सिसकते हुए अटक अटक कर अपने डैड से कहा। क्या हुआ? साफ साफ बताओ, इधर आओ, पहले पानी पियो। मिस्टर खुराना ने टेबल पर रखे ग्लास को उठाया और सनाया को पानी पिलाते हुए कहा। नेहा, क्या? वो कहां से आ गई और अब क्या किया उसने? मिस्टर खुराना ने गुस्से में पूछा। उसने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट पहुंचाई और सबके सामने मेरी इंसल्ट की। सनाया ने मिस्टर खुराना को स्कूल में हुई घटना की कहानी इस कदर सुनाई कि हर तरफ से बिलियन सिर्फ नेहा ही नजर आई। उसने खुद क्या किया उसका एक तिनका भी न बताते हुए नेहा के रिएक्शन में नमक मिर्च लगाकर इस तरह से अपने डैड के सामने पेश किया कि पल भर में वो पूरी तरह से बेचारी बन गई। तभी अचानक संजय भी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया और अपनी बहन का ये हाल देखकर उसका भी खून खौल उठा। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को हाथ लगाया। हाउ डेयर सी, मिस्टर खुराना ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी जिस बेटी की सिक्योरिटी के चलते वो उसके आसपास किसी को भटकने भी नहीं देते थे, आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। ये सुनकर मिस्टर खुराना के गुस्से का ठिकाना नहीं था। डैड, सब हंस रहे थे मुझ पर। नेहा ने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। आई वॉन्ट हर टू से सॉरी, सनाया ने रोते हुए अपने डैड से लिपट कर कहा। वो जानती थी कि लोहा का इस वक्त गर्म है और उसके डैड उसके प्यार के चलते उसकी हर बात पर भरोसा कर लेंगे। शांत हो जाओ। उसने जो किया है उसके लिए उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ वो इतनी बदतमीजी कर सकती है? आई विल नॉट लेट हर गो विथ हिम। मिस्टर खुराना ने गुस्से में सनाया को संभालते हुए कहा। उनका गुस्सा देखकर कनिका मन ही मन खुश हो रही थी। सनाया के ड्रामे ने जिस तरह से नेहा को विलेन बनाया था, उसे पता था कि अब ये नेहा के लिए एक बड़ी मुसीबत होने वाली थी। मौके का फायदा उठाते हुए कनिका ने बड़े दुखी मन से आगे आते हुए सर झुकाकर कहा। सॉरी अंकल, मेरी बहन की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। आई फील वेरी असेम्ड कि दीदी ऐसा भी कर सकती है। उसके तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। कनिका ने सबके सामने हाथ जोड़कर खुद को महान और नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर वो तुम्हारी बहन है तो इसमें तुम क्या कर सकती हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि आज तक उसने तुमसे कुछ सीखा क्यों नहीं। अगर उसमें तुमसे आधी भी समझदारी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, बहुत जल्द उसे समझ आएगा कि उसने किसके साथ गलत किया है, मिस्टर खुराना ने कनिका को देखकर कहा। उन्हें भी संजय की तरह कनिका पर पूरा भरोसा था। सनाया ने जिस मकसद के साथ अपने डैड मिस्टर खुराना को अपनी कहानी सुनाई थी, वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। न सिर्फ मिस्टर खुराना बल्कि संजय के भी मन में उससे नेहा के लिए नफरत की आग फिर से जगा ली थी। वो कह तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन सनाया की इस हालत को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा इतना नीचे गिर सकती थी। संजय इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उस लड़की से मिलकर इसका हिसाब मांगना होगा। उसे सॉरी कहना होगा मेरी बेटी से। मिस्टर खुराना ने संजय से बड़ी उम्मीद के साथ कहा था। वो जानते थे कि संजय अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब नेहा से निपटने के लिए उन्होंने संजय को भी इसमें शामिल कर लिया था। संजय ने अपने डैड की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों में नेहा इतनी कैसे बदल गई थी। यहाँ सिंघानिया मेंशन में टेंशन सिर्फ अब नेहा और पीहू तक ही सीमित नहीं थी। मरियम को जब से पता चला था कि उन लोगों के साथ स्कूल में क्या हुआ था, उसने चैन से बैठा भी नहीं जा रहा था। क्या करूं? एक तो आदित्य बाबा भी यहाँ नहीं है।
अगर वो होता तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। जेसस, पता नहीं मेरे बच्चों को क्या कुछ सहना पड़ेगा। नेहा तो कुछ बताती भी नहीं, लेकिन मेरे को सब मालूम है। जरूर बात बहुत बड़ी है। एक काम करती हूँ, आदित्य को सब बता देती हूँ। मरियम ने चिंता में खुद से बात करते हुए अपना फोन उठाया और आदित्य को कॉल लगा दिया। लकली आदित्य मुंबई तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी मीटिंग में नहीं पहुंचा था। मरियम आंटी का फोन देखते ही उसने झट से उठा लिया। उससे बात होते ही मरियम ने वो सब कुछ बता दिया जो स्कूल वालों ने उन्हें बताया था। बता दिया उसने कि कैसे नेहा और पीहू को पूरे स्कूल के सामने बुली किया गया आज। और तो और पीहू को स्कूल से निकलवाने के लिए डीन तक के साथ मीटिंग हो गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद आदित्य खुद घबरा गया था। पीहू पर अब कोई मुसीबत न आए इसलिए उसने नेहा के साथ शादी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके वहां से निकलते ही उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से बैठकर वो सब कुछ कैसे संभाले, लेकिन उसे अपनी मरियम आंटी पर पूरा भरोसा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर कहा, आंटी, उन दोनों का ख्याल रखिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए कि वो मेरी वाइफ और बेटी को बुली कर सके। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता उन लोगों के साथ ही रहिएगा आप, और मुझे पल पल की खबर देते ही रहिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर मरियम को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसे भरोसा था कि आदित्य अपने परिवार के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। हमेशा की तरह आदित्य पीहू के लिए सबसे ज्यादा परेशान था। अपनी बेटी के साथ इस तरह का बिहेवियर होता हुआ सुनकर उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। भले ही उसे नहीं पता था कि पीहू उसकी खुद की अपनी बेटी है, लेकिन उस पर किसी भी मुसीबत को आता देख आदित्य इस तरह तड़प उठता था जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए तड़पता हो। लेकिन आज बात हमेशा से कुछ अलग थी। आज आदित्य की तड़प सिर्फ पीहू के लिए नहीं, बल्कि उसका मन नेहा के लिए भी घबरा रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर क्यों उसे रह रह कर नेहा से बात करने का मन हो रहा था। बार बार उसका दिल कह रहा था कि उसे एक बार नेहा को कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लेना चाहिए। इस आवाज को बहुत इग्नोर करने के बाद उसने बड़ी हिम्मत से नेहा से बात करने के लिए फोन उठाया कि तभी अचानक उसके असिस्टेंट मयंक का कॉल उसे आ गया था। यहाँ नेहा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वो जितना खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही कनिका की बातें उसके दिमाग को हर तरफ से घेरे जा रही थी। उसे इस तरह बिना बात किए परेशान देखकर मरियम भी बड़ी टेंशन में थी। फिर कुछ देर के बाद नेहा ने खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दादी का फोन भी नहीं लग रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, कैसी है। अब उनकी खैरियत जानने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ सोचते हुए उसने डिसाइड किया, मुझे जाना होगा त्रिपाठी हाउस। थोड़ा खतरा होगा इसमें, लेकिन इसके अलावा अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं दादी को ऐसे ही इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। पता नहीं किस हाल में होंगी वो। नेहा ने सोच लिया था कि उसे दिनेश के घर त्रिपाठी हाउस जाकर दादी से मिलना होगा। अब वो जब तक दादी को सही सलामत देख नहीं लेती, उसे चैन नहीं पड़ने वाला था, ये जानते हुए कि ये कितना बड़ा खतरा था। नेहा का डिसीजन अब फाइनल था। अगर वो पकड़ा गई तो हो सकता है वो लोग फिर से नेहा को बंदी बना ले, और ये बात वो अच्छे से समझती थी। लेकिन दादी की चिंता में और इस तरह से नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उसने इन सारे खतरों को ध्यान में रखते हुए घर जाने का फैसला किया। बड़ी तेजी में उसने एक कोट पहना और गाड़ी की चाबी ले ली। आदित्य ने उसके यूज के लिए एक्स्ट्रा गाड़ी उसे दी हुई थी, जिसे नेहा ने आज तक इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन आज इतनी रात में कैब का इंतजार करने में नेहा और समय नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए उसने आदित्य की दी हुई गाड़ी की चाबी निकाली और मेंशन से बाहर की तरफ निकल पड़ी।
उसे इस तरह से भागते हुए देखकर मरियम की नजर उस पर पड़ी। उसे आभास हो गया था कि नेहा किसी जरूरी काम से बाहर निकल रही थी, लेकिन वो उस पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने फौरन 2 बॉडीगार्ड्स को नेहा के पीछे लगा दिया। रात के लगभग 10 बजे थे। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ नेहा की गाड़ी निकलने की आवाज। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी चालाकी से दोनों बॉडीगार्ड ने उसके निकलते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। नेहा की सिक्योरिटी अब मरियम की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो जरा भी लापरवाही नहीं चाहती थी। इसलिए पूरे रास्ते वो दोनों बॉडीगार्ड से कनेक्टेड रहकर समझती रही कि नेहा कहाँ जा रही थी। लेकिन मरियम ये खुद तक सीमित रखना नहीं चाहती थी। उसने आदित्य को ये बताने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन उठा ही नहीं। हार कर उसने आदित्य को मैसेज लिखा, सन, नेहा घर से बाहर निकली है, बड़ी परेशान लग रही थी, कुछ कहा नहीं, बस गाड़ी ली और निकल गई। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने 2 बॉडीगार्ड्स को उसके पीछे भेज दिया है। ये मैसेज भेजने के बाद मरियम ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया और प्रे करने लगी कि नेहा जहाँ भी हो सेफ रहे। यहाँ नेहा गाड़ी लेकर सीधे अपने घर, या यूं कहें वो घर जो अब उसका है ही नहीं, त्रिपाठी हाउस पहुँच गई थी। उसने अपनी गाड़ी इतनी दूर पार्क की थी कि किसी को शक न हो सके कि घर पर कोई आया भी है। उसे देखकर बॉडीगार्ड ने भी अपनी गाड़ी काफी पीछे रोक दी। वो लोग नेहा से छुपते छुपाते उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। उनकी पैनी नजरें नेहा के हर एक मोमेंटम पर थी। मरियम का सख्त आदेश था कि नेहा को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना है, जिसका दोनों गार्ड्स अच्छे से पालन कर रहे थे। जिस तरह से नेहा गाड़ी से उतर के हल्के कदमों के साथ घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, ठीक वैसे ही गार्ड भी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। अंदर कैसे जाऊं? मेन गेट और साइड गेट में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वहां से जाना बेवकूफी होगी। तो फिर क्या करूं? नेहा ने सोचते हुए खुद से कहा। इस घर के हर खिड़की दरवाजे से वो अच्छे से वाकिफ थी। उसे पता था कि किस तरफ कैसा कैमरा लगा है। उसे डर भी था कि इतने सालों में हो सकता है यहाँ कई चेंजेस भी हुए हो, लेकिन तभी उसे याद आया पीछे का रास्ता। उस रास्ते से अक्सर नेहा ही आया जाया करती थी। दादी ने उसे बहुत पहले बताया था कि उस रास्ते को नेहा की याद मिटाने के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। न वहाँ से कोई आता जाता है और न ही वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा है। वहीं एक रास्ता है मेरे पास, नेहा ने सोचा और बिना देरी के घर के पीछे वाले हिस्से में जा पहुंची। उसे देखकर उसका पीछा कर रहे गार्ड्स भी दूर उसके पीछे खड़े हो गए। नेहा ने सामने दरवाजे की ओर देखा तो वहां एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उन गार्ड्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या करने का सोच रही थी, लेकिन वो तो सिर्फ मरियम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। जब तक नेहा पर कोई खतरा नहीं लगता, उन्हें उससे दूर से ही रहने के लिए कहा गया था। नेहा ने ताले की ओर देखकर अपने बालों से कुछ हेयर क्लिप्स को निकाला। बड़े विश्वास के साथ उसने एक एक करके क्लिप्स को ताले के अंदर डालकर उसे खोलने की कोशिश की। लगभग 10 मिनट की लगातार कोशिश के बाद वो ताला खोलने में सफल हो गई थी। जिस तरीके से उसने ये किया था, दोनों गार्ड्स हक्का बक्का रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ताला खोलने में मास्टरी कर रखी थी। उन गार्ड्स को भी यकीन हो गया था कि नेहा कोई आम लड़की नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट खिलाड़ी थी। यस, ताला खुलते ही नेहा के मुंह से निकला और दबे पांव दरवाजा धीरे से खोलकर खुद को अंदर कर लिया। उसका हर एक मोमेंट इतना धीरे था कि सब कुछ बड़ी शांति से हो रहा था। घर के अंदर आते ही एक पल के लिए नेहा थम गई थी। इतने सालों के बाद चोरों की तरह सही, लेकिन अपने घर में कदम रखकर उसे अतीत के पन्ने नजर आ रहे थे। कुछ पलों के लिए इस घर के कोने में बिखरी अपनी यादें उसे दिखाई देने लगी थी। अपने आसपास देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दीवारें अब भी वैसी ही थी जैसे 5 साल पहले हुआ करती थी।
सीढ़ियों के बगल से जाती हुई रेलिंग पर अभी भी वैसी ही चिनचिनाहट थी। छत पर लगा झूमर अब भी वैसा ही रोशन था, लेकिन अगले ही पल उसे यहाँ रह रहे लोगों की शक्लें याद आ गई। बहुत जल्द उसे रियलाइज हो गया कि इस घर में अब वो एहसास नहीं है जिसके साथ वो रहा करती थी। वो लोग नहीं है जिसे वो अपना कहा करती थी। बहुत जल्द उसने खुद के इमोशंस को संभालते हुए आसपास देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। हमें अंदर चलना चाहिए, नेहा को अंदर जाता देख एक गार्ड ने दूसरे से कहा। अरे लेकिन कैसे? किसी को आवाज आ गई तो हमारी वजह से कहीं मैडम ना पकड़ा जाए, दूसरे गार्ड ने कहा। अरे हम उन्हें अकेले अंदर नहीं जाने दे सकते, चलो मेरे साथ। एक गार्ड ने बड़ी हिम्मत के साथ नेहा के पीछे पीछे उसी तरह से कदम रख दिया। नेहा ने दबे पैरों के साथ एक एक करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा तो आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। इस वक्त सबके सोने का समय हो चुका था, इसलिए नेहा को यकीन था कि उसे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। बस वो यही कोशिश कर रही थी कि उसकी हरकतों से किसी को आवाज न आ जाए। दादी का कमरा ढूंढते हुए वो दीवार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ गई। इस अंधेरे का सहारा लेकर नेहा बिना किसी के सामने आए दादी के कमरे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सिट। कौन है ये? नेहा ने मन ही मन सोचा। उसे पता था कि अगर गलती से वो किसी के सामने आ गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने खुद को छुपाने के लिए अपने आप को किनारे कर लिया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सांस की आवाज भी किसी तक पहुंचे, लेकिन उसके हिलने की आहट सामने से आ रहे व्यक्ति ने भांप ली थी। नेहा को समझ आने लगा था कि कोई इंसान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अंधेरे में वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने खुद को रोक लिया था, लेकिन अब भी कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी, नेहा की धड़कन और बढ़ रही थी। एक पल के लिए नेहा इतनी घबरा गई कि उसे लगा अब वो पकड़ी जाएगी, लेकिन तभी अचानक से अंधेरे में आवाज आई। कनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने ध्यान से सुना तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ मंजू की थी। कनिका, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बार फिर से मंजू ने कनिका से पूछा। मॉम, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई है, इसलिए मैं देखने आ गई थी। खैर, आप यहाँ क्यों आ गई? चलिए रेस्ट करिए, कनिका ने कहा। ये आवाजें आती ही नेहा को महसूस हुआ जैसे उसके पास आ रहा व्यक्ति अब उससे दूर जा रहा था। वो समझ गई थी कि कनिका ही उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से मंजू के टोकने के बाद वो वापस लौट गई। अगर कुछ कदम भी वो और आगे बढ़ जाती तो नेहा उसके हाथ लग जाती। नेहा चुपचाप अपना मुंह दबाए वहां खड़ी हुई थी। क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? कनिका ने चलते हुए मंजू से पूछा। अरे, मुझे तो उस बुढ़िया के बारे में सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है, मंजू ने दादी के बारे में बात करते हुए कहा। उसका नाम सुनते ही नेहा के कान खड़े हो गए। दबे पांव उसने कनिका और मंजू के पीछे चलना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम वो उनकी बातें सुनकर ये पता लगा पाए कि दादी है कहाँ। वो साफ सुन पा रही थी कि दादी के बारे में बात करते वक्त मंजू की आवाज में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। कनिका, वैसे वो बुढ़िया है कैसी? मंजू ने कनिका से पूछा। अरे, सी इज फाइन मॉम, इतनी जल्दी वो मरने वाली नहीं है। अभी तो वो हमारे बहुत काम आने वाली है, और जब तक वो हमारे काम की है उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, कनिका ने जवाब में कहा। यह सुनकर नेहा का मन कर रहा था जैसे वो अभी के अभी कनिका को सबक सिखा दे, लेकिन जोश के बजाय उसने होश से काम लेना जरूरी समझा। इस वक्त उसका उनके सामने आना कितना बड़ा खतरा हो सकता था ये वो अच्छे से समझती थी।
हाँ सही बात है, काम की तो है वो बुढ़िया, वहां पर उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब हम कोई और गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, मंजू ने सर हिलाते हुए कनिका से कहा। ये बात सुनकर नेहा को घिन आ रही थी अपने इस नाम के परिवार से। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग दादी को भी अपना मोहरा बना लेंगे, लेकिन ये जानकर उसे सुकून था कि दादी बिल्कुल ठीक थी और ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच रहे थे। कनिका और मंजू की बातों से नेहा को ये भी अंदाजा हो गया था कि दादी यहाँ इस घर में नहीं है और हाल फिलहाल जहाँ भी हैं ठीक है। उसे एहसास हो गया था कि अपनी दादी को बचाने के लिए उसे ही सामने आना पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अगले हफ्ते दादी के बर्थडे में जरूर जाएगी, क्योंकि वही एक तरीका था उन्हें बचाने का। ये सब सोचते हुए उसने कनिका और मंजू के चले जाने का इंतजार किया। कुछ देर तक गैलरी के पिलर के पीछे छुपने के बाद जब उसने देखा कि कनिका और मंजू वहां से जा चुके हैं और उसके आसपास अब कोई नहीं है, तो उसने वहां से निकलने का सोचा। जिस तरह से वो बिना आवाज किए यहाँ तक आई थी, ठीक उसी तरह से उसने धीरे धीरे अपने पैर उल्टी दिशा में बढ़ाने शुरू किए। अभी भी वो उतनी ही डरी हुई थी जितना कि आते वक्त थी। एक जरा सी आवाज त्रिपाठी फैमिली की सिक्योरिटी टाइट कर सकती थी, जो नेहा हरगिज नहीं चाहती थी। उसे पीछे के दरवाजे से निकलना था, जिसके लिए वो सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि नेहा रेलिंग पकड़कर अंदाजे से आगे बढ़ रही थी और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे की ओर लुढ़क गई। नेहा के मुंह से निकलने से पहले ही उसने अपने मुंह को बंद कर लिया। गिरने की वजह से उसके पैर की एड़ी पूरी तरह से मुड़ गई थी और पैर हाथ में काफी चोट भी आई थी। दर्द तो उसे बहुत हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो कराह भी नहीं सकती थी। वो घबरा गई थी कि कहीं उसके गिरने की आवाज किसी ने सुन न ली हो। कुछ ही सेकंड में उसने होश संभाला और अपने पैर को पकड़कर उठने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि पैर से काफी खून बह रहा था। मैडम को बड़ी चोट आई है, हमें चलना चाहिए, नेहा को देख रहे दोनों में से एक गार्ड ने कहा। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, गार्ड भी उसके पीछे ही थे। वो साफ देख पा रहे थे कि नेहा को गहरी चोट आई थी। जैसे ही दोनों नेहा को उठाने के लिए आगे बढ़े, उन लोगों ने देखा नेहा खुद ही खड़े होने की कोशिश कर रही थी। अपने दर्द को दबाते हुए किसी तरह से दीवार का सहारा लेकर नेहा ने खुद को खड़ा किया और लंगड़ाते हुए वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ी। उसे ऐसा करता देख गार्ड को उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत मरियम को फोन करके इस घटना के बारे में बताया। मरियम को जब ये पता चला तो उसने तुरंत इसके बारे में आदित्य को खबर कर दी। नेहा ने घायल हालत में गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने घर सिंघानिया मेंशन की ओर निकल पड़ी। उसने घर पहुंचते ही गाड़ी पार्क की और अपना पैर संभालते हुए सीधे अपने कमरे में पहुंची। उसका दर्द तो हल्का कम था, लेकिन खून अब भी लगातार बह रहा था। उसने धीरे धीरे चलकर अपने कमरे की अलमारी खोली और फर्स्ट एड निकाला। वो चोट को क्लीन करने बैठ ही रही थी कि तभी अचानक से आदित्य वहां आ गया और उसने नेहा के हाथ से फर्स्ट एड ले लिया। ये क्या कर रही हो तुम? बैठो यहाँ, तुम्हें इतनी ज्यादा लगी है और तुम खुद ही दवा लगाने बैठ गई। अरे मरियम आंटी को ही बुला लेती। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और बड़ी फिक्र से कहा। उसका चेहरा और आवाज दोनों ये साफ साफ बयान कर रही थी कि उसे नेहा की चोट देखकर कितनी तकलीफ हो रही थी। नेहा को डांटते हुए उसने फर्स्ट एड खोला और कॉटन निकालकर ब्लड को क्लीन करना शुरू कर दिया। उसे अचानक से अपने सामने देखकर नेहा एक पल के लिए अपना सारा दर्द ही भूल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से आदित्य वापस कैसे आ गया था। अभी दोपहर में ही तो वो मुंबई के लिए निकला था और 2 दिन बाद आने वाला था। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वापस कैसे आ गए?
तुम तो मुंबई में थे ना? उसका सवाल सुनकर आदित्य ने उससे घूर कर देखा और फिर से चोट की सफाई और उस पर दवा लगाने में बिजी हो गया। नेहा बार बार उससे यही सवाल पूछी जा रही थी, वो यहाँ कब और क्यों आ गया, लेकिन आदित्य उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। नेहा नहीं जानती थी कि जब मरियम आंटी ने आदित्य को पहला कॉल किया था, उसी वक्त उसने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी और एक प्राइवेट जेट लेकर सीधे घर वापस आ गया था। लेकिन ये बताने की हिम्मत आदित्य में जरा भी नहीं थी। उसने नेहा के पैर पर अच्छे से मरहम पट्टी करने के बाद उसे अपने कंधे का सहारा देकर सोफे से उठाया और बेड पर बैठकर कहा, चलो लेट जाओ अब। एक जरा सी चोट आई है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेहा ने अपनी नजरें आदित्य के चेहरे से हटाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आदित्य उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। जिस तरह से वो उसे पकड़कर उठा बैठा रहा था, उन दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। इतने करीब से नेहा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए एक पल के लिए वो ज्यादा ही घबरा गई थी। जब आदित्य ने देखा कि नेहा खुद से नहीं लेट रही, तो उसने उसके पीछे हाथ लगाकर उसे लेटाने की कोशिश की। इस पल में आदित्य नेहा के और करीब आ गया था। नेहा चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसका सर आदित्य के छाती के इतना करीब था कि उसकी खुशबू नाक तक सीधी पहुंच रही थी। दवा लगा दी ना तुमने? अब बस करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इतना पास आने की क्या जरूरत है तुम्हें? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उससे आदित्य को अब इतने करीब से और नहीं देखा जा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। जैसे ही आदित्य ने उसे बिस्तर पर लेटाया, नेहा ने चैन की सांस ली। उसे चादर ओढ़ाते वक्त जब आदित्य ने उसके घायल पैरों को सही से रखने की कोशिश की, तो उसके स्पर्श से नेहा का पूरा शरीर कांप उठा था। आज से पहले किसी ने भी उसके पैरों को इतनी कोमलता से नहीं छुआ था। हो गई ना पट्टी? क्या? अब बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। नेहा ने आदित्य को उसकी और सेवा करने से रोकते हुए कहा। वो इतनी इम्ब्रास हो गई थी कि उससे ठीक से आदित्य की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। हाँ, हो गया है, रेस्ट करो तुम। आदित्य ने उसे कंधे तक चादर ओढ़ाते हुए कहा। नेहा का शर्म से भरा चेहरा देखकर आदित्य उनसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। न जाने क्यों एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो नेहा को जोर से गले लगा ले। ये ख्याल उसके मन में क्यों आया, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन को संभालते हुए खुद को रोका और चुपचाप खड़ा हो गया। नेहा को आज उसका मिजाज हर दिन से जरा अलग सा लग रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि आदित्य खुद को किसी बात के लिए रोक रहा था, लेकिन इस वक्त वो इतना एम्बैरेसमेंट को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने संकोच में कहा, थैंक यू। पानी में नहीं जाना कुछ दिन? चलने में दिक्कत हो तो किसी को बुला लेना, आदित्य ने उसे समझाया। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ चलने लग गया। उसे जाता देखकर आज पहली बार नेहा को लग रहा था कि वो उसे रोक ले। उसने आदित्य को आवाज लगाते हुए कहा, आदित्य। ये सुनते ही आदित्य तुरंत पीछे मुड़कर नेहा की ओर देखने लगा। तुमने बताया नहीं कि तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? नेहा ने पूछा। मुझे वापस आना था तो मैं आ गया। That's it. नो लॉजिक, आदित्य ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। इस जवाब के बाद नेहा के पास अब और कोई सवाल नहीं था। वो जानती थी कि आदित्य पूरा सच नहीं कह रहा, लेकिन इससे ज्यादा सवाल पूछने का हक नेहा को खुद के पास नहीं लगता था। आदित्य वहां से निकलकर अपने कमरे में नहीं बल्कि सीधे स्टडी रूम में चला गया। नेहा और पीहू के साथ जो हुआ उसकी खबर सुनते ही बिना देरी के अपने सारे काम छोड़कर वो सीधे यहाँ आ गया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था, लेकिन इस वक्त उसे यही सही लगा। वो मन ही मन त्रिपाठी फैमिली को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब और कितना नीचे गिरना चाहते हैं।
जब से वो नेहा और पीहू को जानता था तब से उनकी लाइफ में त्रिपाठी फैमिली ने कोई ना कोई मुसीबत लाने की कोशिश की थी। लेकिन अब नेहा और पीहू पहले की तरह अकेले नहीं थे। आदित्य उनके परिवार का हिस्सा था और इस नाते अब त्रिपाठी फैमिली के नॉनसेंस वो बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अगली सुबह उठते ही नेहा को दर्द का एहसास हुआ। जैसे ही उसकी नींद खुली उसने पाया कि उसे उठने में थोड़ी दिक्कत थी। उसने सबसे पहले रोहन को मैसेज किया कि आज वो ऑफिस देरी से आने वाली है। वो जानती थी कि ऐसी हालत में उसे तैयार होने में काफी वक्त लगेगा। उसने उठने की कोशिश की ही कि तभी एक हेल्पर ने आके उसको पीछे से पकड़ लिया। संभल के मैडम, हेल्पर ने नेहा को उठाने में मदद करते हुए कहा। नेहा हैरान थी कि उसके उठने से पहले ही यहाँ 2-3 हेल्पर किसने तैनात कर दिए थे। कहीं न कहीं वो समझ रही थी कि ये सब आदित्य का किया कराया होगा। एक वही था कल रात जिसने उसकी चोट को इतने करीब से देखा था। उसे पता था कि उसे अपने सारे काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए उसने पहले से कमरे में हेल्पर को खड़ा कर रखा था। उसका सख्त आदेश था कि नेहा को किसी भी चीज के लिए बिस्तर से उतरना न पड़े। नेहा ने उठते ही अपना फोन चेक किया तो एक बड़ी अनाउंसमेंट देखकर उसके होश उड़ गए। फिल्मी कर्नर नाम के एक चैनल से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें लव एंड हेट सीजन 2 के बारे में लिखा गया था। ऑफिशियल्स ने ये कहा कि सीजन 2 की शूटिंग अब जल्दी ही शुरू होने वाली है और इस न्यूज के आते ही सीजन 1 जिसमें रोहन बतौर लीड एक्टर काम कर चुका था, उसके वीडियो की लहर चारों तरफ इंटरनेट पर दौड़ पड़ी। वाओ, दिस कांट बी ट्रू, नेहा ने खुशी से चहकते हुए उन वीडियोज को देखते हुए कहा। वो जानते थे कि सीजन 2 के आने की खुशी में सारे फैंस सीजन 1 को जरूर रिविजिट करेंगे, जिससे कि रोहन की पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। उसने देखा कि कई फैंस ने रोहन की लेटेस्ट वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया था, जो हाल फिलहाल में नेहा ने डाली हुई थी। उसके स्ट्रीट फाइटिंग ट्रेनिंग सीजन में उसकी मेहनत देखकर फैंस अब रोहन को बहुत पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे उस वीडियो पर लाइक और कमेंट दोनों बढ़ते जा रहे थे। दिस इज ग्रेट, आई मीन, नेहा ने खुशी से खुद से ही बात करते हुए कहा। वो अभी बिस्तर से उतरी भी नहीं थी और उसकी मॉर्निंग ऑलरेडी गुड हो गई थी। ओह गॉड, इतनी तेजी से लाइक बढ़ रहे हैं इस पर। वेट अ मिनट, मेरे खुद के पोस्ट पर भी इतने लाइक। नेहा ने ध्यान से देखा तो रोहन के प्रोफाइल के साथ साथ फैंस ने नेहा के प्रोफाइल को भी लाइक करना शुरू कर दिया था। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रैंडम वीडियो को रोहन के फैंस इतना पसंद करेंगे, और ये सब कुछ हो रहा था लव एंड हेट सीजन 2 की अनाउंसमेंट की वजह से। उसके आसपास खड़े हेल्पर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैडम इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी किस बात से इतना खुश थी। वो इंतजार कर रहे थे कि कब नेहा बिस्तर से नीचे उतरे और वो उसका सहारा बने, लेकिन नेहा तो रोहन की प्रोफाइल देखने में बिजी थी। उसने अपने डाले हुए वीडियोज के नीचे लिखे कमेंट को पढ़ना शुरू किया। हमारा रोहन अभी भी उतना ही हैंडसम है जितना कि पहले था। रोहन इज बैक, एक फैन ने लिखा। सिर्फ रोहन ही करण का रोल कर सकता है। देयर इज नो करण विदाउट रोहन, दूसरे फैन ने लिखा। करण उसी किरदार का नाम था जिसे रोहन ने इस शो में निभाया था। इस शो के बाद कई वक्त तक रोहन को लोग करण के नाम से पुकारते थे। करण की उस पहचान को जितनी मेहनत से रोहन ने बनाया था, उतनी ही आसानी से रॉबिन ने उसे दफन कर दिया था। इतने सालों तक रोहन को पर्दे से दूर करके रॉबिन ने करण की परछाई को भी फैंस के जहन से हटा दिया था, लेकिन अब नेहा की वजह से लोगों ने करण को फिर से जिंदा कर दिया था, और ये देखकर नेहा की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते रोहन के फॉलोअर्स मिलियन में पहुंच गए थे। ये सब देखकर नेहा से अब रहा नहीं गया और उसने सीधे रोहन को कॉल कर दिया। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
रोहन ने फोन उठाते ही कहा। समय से पहले ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी स्ट्रीट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार अब उसे नेहा की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरना था। रोहन, दिस मॉर्निंग इज रियली वेरी गुड, नेहा ने खुशी से चहकते हुए कहा। मतलब मैम? रोहन को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने आज से पहले नेहा की आवाज में इतनी ताजगी कभी नहीं सुनी थी। तुमने न्यूज़ देखी क्या? नेहा ने रोहन से बड़े एक्साइटमेंट में पूछा। नहीं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रोहन एक बार को तो डर गया था। उसे इतनी खुशी एक साथ महसूस करने की आदत नहीं थी। उसके साथ इतना गलत हो चुका था कि अब उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आता था। तो जाओ अभी के अभी न्यूज़ देखो और अपनी प्रोफाइल चेक करो। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, नेहा ने कहा। उसकी बात सुनकर रोहन एकदम से कंफ्यूज हो गया। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसी कौन सी खबर थी जिसे सुनकर नेहा इतनी खुश थी। उसने सर हिलाते हुए नेहा को हाँ कहा और फोन रखते ही अपनी प्रोफाइल खोलकर देखी। और जब उसने वो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब से सीजन 2 की अनाउंसमेंट हुई थी, सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एक्टर रोहन बन गया था। व्हाट? सीरियसली? रोहन के मुंह से अपने फॉलोअर्स का नंबर देखते ही निकला। इतने सालों से जो एक्टर गुमनामी में कहीं खो गया था, जिसके बारे में लोगों ने बात करनी बंद कर दी थी, आज अचानक से उसे सबसे ज्यादा ढूंढा जा रहा था। उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। उसकी वीडियो पर लाखों में रिस्पॉन्स आ रहे थे। ये सब कुछ रोहन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने ध्यान दिया तो उसका एक वीडियो डाला हुआ था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। नेहा मैम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, रोहन ने इमोशनल होते हुए खुद से कहा। जिस वीडियो की वजह से वो इतना वायरल हो रहा था, वो उसी दिन का शूट था जिस दिन उसे एक्ट करने में बहुत समय लग गया था। उसने खुद जब आज पहली बार वो वीडियो देखा तो उसे खुद की परफॉर्मेंस पर यकीन नहीं हुआ। वो खुद से कई बार पूछ रहा था कि क्या एक्टिंग करने वाला रोहन वही है। इतने सालों में अपने आप से वो इस तरह से दूर हो गया था कि खुद की ही कला पर उसे शक होने लगा था। लेकिन अब नेहा की वजह से उसे उसकी पहचान वापस मिल रही थी। कई फैंस ने उसके लिए लिखा था, रोहन इज द बेस्ट, कितने समय से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप फिक्र मत करिए, आप कितने भी समय बाद क्यों ना आए, हम आपके साथ हैं। वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आपकी लाइफ में आप हीरो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप। अपने फैंस का बेइंतहा सपोर्ट देखकर रोहन का गला भर आया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने वक्त गायब रहने के बाद भी लोग खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था लोगों का इतना सारा प्यार वो समेटे कैसे। उसने सबसे पहले उस शख्स को कॉल किया जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया था, जो थी नेहा। नेहा हेल्पर्स की मदद से बेड से उठकर अपने डेली रूटीन के काम शुरू कर चुकी थी। आज उसके चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। जैसे ही रोहन का फोन बजा, उसने झट से उठा लिया। हेलो, हाँ रोहन। मैम, थैंक यू सो मच, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके गले का भारीपन सुनकर ही नेहा को अंदाजा हो गया था कि रोहन कितना भावुक था। मैंने सारे मैसेजेस देखे, लोगों का प्यार देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब आपकी वजह से, आपके ट्रस्ट की वजह से, रोहन ने कहा। मुझे मेरी पहचान दिलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू ये याद दिलाने के लिए कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं तो भूल चुका था और उम्मीद भी छोड़ दी थी वापस आने की, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा दिखाकर ये साबित कर दिया कि मैं फिर से उस इंसान को, उस ऊंचाई को छू सकता हूँ जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं, रोहन ने कहा। उसकी बातें सुनकर नेहा मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी कि रोहन के लिए ये मोमेंट कितना खास होगा। बस करो, इतना थैंक यू मुझे क्यों कह रहे हो? जो किया है तुमने किया है, तुम्हारी एक्टिंग ने किया है। उस वीडियो में तुम्हारा काम देखकर लोग खुश हैं, और वैसे भी तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी है।
और बहुत आगे भी बढ़ना है, इसलिए इमोशनल होने का समय नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतने लोगों ने जो उम्मीद तुमसे लगाई है उसे सही साबित करने का सुनहरा मौका है तुम्हारे पास, नेहा ने उसे समझाया। उसकी सख्त आवाज सुनकर रोहन जरा भी डिसअपॉइंट नहीं था। वो समझ चुका था कि नेहा का यही तरीका था, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से उतनी ही नरम थी वो। हर वक्त साथ रहने वाली सपोर्ट सिस्टम थी वो। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे एक बात पूछनी थी मैम। हाँ पूछो, नेहा ने कहा। क्या मैं इन मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता हूँ? रोहन ने पूछा। रोहन, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी अपनी फ्रीडम है। मैसेज का रिप्लाई करना, क्या करना, ये सब तुम डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, बस इतना याद रखना कि आने वाले समय में तुम एक बड़े सुपरस्टार हो सकते हो। इसलिए तुम क्या कह रहे हो, कितना कह रहे हो, किससे कह रहे हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक सेलिब्रिटी होने के बाद तुम्हारी बात प्राइवेट नहीं, पब्लिक हो जाती है, नेहा ने समझाया। इतने सालों से इस इंडस्ट्रीज में काम करके उसे हर चीज की समझ हो चुकी थी। ओके मैम, कहकर रोहन ने सर हिलाते हुए फोन रख दिया। ये दिन नेहा और रोहन दोनों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया था। जहां उन्हें अपनी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही थी, वहीं कोई ऐसा भी था जिसके तन बदन में आग लग गई थी इस खबर को सुनने के बाद। रॉबिन ने जैसे ही सुबह की ये न्यूज अपने फोन में देखी, उससे अपना गुस्सा संभाला नहीं गया और उसने अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। आवाज सुनते ही आरिफ उसके कमरे की तरफ दौड़ता हुआ आया। आरिफ और रॉबिन दूर के रिलेटिव थे और कई बार काम के सिलसिले में एक ही घर में रुक जाते थे। इम्पॉसिबल, क्या किया उस नेहा ने, जो लोग उसका नाम लेने से नहीं थक रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? रॉबिन ने चिल्लाते हुए कहा। काम डाउन, आरिफ ने रॉबिन को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। ये खबर जितनी रॉबिन के लिए शॉकिंग थी, उतनी ही आरिफ के लिए भी थी। हमेशा से कंपनी का सबसे चमकता सितारा वही रहा था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा रोहन को लाइमलाइट में देखकर उसका दिल जल रहा था। ये अच्छा नहीं हो रहा है सर, आरिफ ने कुछ सोचते हुए बड़ी गुस्से में कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब नेहा के इस वीडियो को डालने के बाद भी सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो गई? क्या नेहा को पहले से पता था? क्या इसलिए उसने जानबूझकर रोहन के इतने वीडियोज डाले ताकि वो लोगों की नजर में आ सके? आरिफ ने पूछा। आरिफ हमेशा से इस शो के सीजन 2 का हिस्सा होना चाहता था और रॉबिन ने जिस तरह से रोहन को गायब कर दिया था, वो दिन आरिफ को दूर ही नहीं लग रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने जनता की जबान पर इस रोल के लिए उसका नहीं बल्कि रोहन का नाम था। क्या किया है उस लड़की ने? रोहन को जरा सा वायरल ही तो किया है ना। उससे रोहन का रोल थोड़ी फिक्स हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इस शो का सीजन 2 तुम्हारे ही नाम होगा और ये रॉबिन करवा के रहेगा, रॉबिन ने आरिफ से कहा। क्या रॉबिन और आरिफ रोहन को हराने में कामयाब हो जाएंगे? क्या रोहन और नेहा की खुशियां यहीं तक सिमट के रह जाएगी या फिर रोहन के जीवन में शुरू होगा एक नया दौर? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।